दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर। उसके मायने क्या समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है उसमें बहुत सारी चौंकाने वाली बातें निकल कर आई है। अब जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले कई दिनों से कंपनी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन भी किया और लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट भी दिए। और अब जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि कुछ संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। आने वाला जो समय है वो रिन्यूएबल सेक्टर के नाम पे होने वाला है। ऐसे में सुजलॉन क्या संभावना बन सकती है और अब रिजल्ट भी क्वार्टर वन का हमारे सामने आने वाला है। क्या है उम्मीद क्वार्टर वन को लेकर जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो आप देख ही सकते हो कि पिछले 4-5 सालों में सुजलॉन ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। एक भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई कंपनी जो डूबने की कगार पे थी 2020 के पहले, वो इस समय कर्ज मुक्त हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। ऐसे में उम्मीद क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, केंद्र सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो अस्थिर प्रोडक्शन जो प्रॉब्लम है उसको संभालने के लिए अब थर्मल पावर प्लांट में भी बैटरी एनर्जी स्टोरेज लागू करने की योजना बना रही है। एनर्जी मंत्रालय के 2 अधिकारियों ने मनी कंट्रोल को बताया कि यह कदम थर्मल पावर प्लांट के बढ़ रहे ऑपरेशनल खर्च को कम करने और ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। तो अभी तक देख लो कि बैटरी स्टोरेज का फोकस मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर ही रहा है, क्योंकि सोलर और विंड जैसे सोर्स से पैदा होने वाली बिजली अस्थायी होती है। अब जैसे कि सोलर से बिजली सिर्फ आप देखें दिन में ही प्रोडक्शन हो सकती है। जैसे ही धूप खत्म हो गई, शाम हो गई, तो फिर सोलर से बिजली नहीं बनती है, क्योंकि डायरेक्ट सूरज की किरणों से सोलर में बिजली बनती है। तो उसका आप समय देख सकते हो, जैसे कि बारिश के मौसम में बादल है तो फिर बिजली नहीं बनेगी। विंड के माध्यम से भी बिजली तभी निर्माण होती है जब ज़्यादा हवा चल रही है। अगर हवा बंद हो गई है तो विंड एनर्जी भी बिजली का निर्माण नहीं कर पाएगी और इसीलिए 24 घंटे इन दोनों सोर्सेज से बिजली नहीं मिल सकती। और इसीलिए सरकार एनर्जी स्टोरेज बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, क्योंकि जब बिजली बन रही है उसको स्टोर किया जाएगा तो फिर बिजली जब निर्माण नहीं होगा तब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए अब इन प्रोजेक्ट के साथ एनर्जी स्टोरेज साथ में कंपलसरी किए जा रहे हैं। अब BESS की मदद से एनर्जी को ज़रूरी समय तक जमा कर बिजली की निरंतर सप्लाई संभव हो जाती है, खासकर सूरज ढलने के बाद शाम में कई घंटों तक। और थर्मल पावर प्लांट के लिए BES पर अब विचार किया जा रहा है, जो नया विचार है। तो ये देख लो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA इस संबंध में स्टडी कर रहा है कि किस तरह से BES के जरिए थर्मल पावर प्लांट की फंक्शनलिटी को सुधारा जा सके, जो दिन के दौरान जब अधिक रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड में पहुंचाई जाती है तब रैम्प डाउन पावर उत्पादन कंट्रोल कटौती करे। तो जैसे कि दिन में जब रिन्यूएबल के माध्यम से बिजली का निर्माण होता है तो जो दूसरी जो बिजली है जैसे कि थर्मल पावर प्लांट से बिजली बन रही है उसको स्टोर किया जा सके, ताकि ज़रूरत के टाइम उसको इस्तेमाल किया जा सके। थर्मल पावर प्लांट से अब ऐसी लचीलापन की ज़रूरत है जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की उतार चढ़ाव को संतुलित कर सके। एनर्जी प्रोटेक्शन सिस्टम से अतिरिक्त एनर्जी स्टोरेज कर सकते हैं जब रिन्यूएबल एनर्जी अधिक पैदा हो जाती है और ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस ग्रिड में छोड़ सके, जिससे सप्लाई स्थिर बनी रहे। एक्सपर्ट के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट को पूर्ण क्षमता पर चलाना उसके लिए आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद होता है। कम क्षमता पर काम करने से उसकी दक्षता घटती है और प्रति यूनिट बिजली की लागत बढ़ जाती है, जबकि सोलर एनर्जी की लागत प्रति यूनिट 2.5 से लेकर 2.9 के बीच है। थर्मल पावर प्लांट की लागत 3.5 से लेकर 5 के तक होती है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट के लिए एनर्जी स्टोरेज से प्रोडक्शन लागत को कम करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे सरकार पहले ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए बैटरी स्टोरेज को अनिवार्य बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इस दिशा में 5400 करोड़ रुपये की नई योजना के तहत 30 गीगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो करीब 33,000 करोड़ रुपये निजी निवेश को भी आकर्षित करेगी। तो देख सकते हो कि अब आने वाले इसमें जो प्रोजेक्ट होंगे चाहे सोलर और विंड, उसके साथ में स्टोरेज भी कंपलसरी की जा रही है। सरकार उसकी तरफ कदम उठा रही है ताकि बिजली को स्टोर किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल कर सके।
बैटरी एनर्जी स्टोरेज तकनीक को अपनाने से न केवल रिन्यूएबल एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल होगा, बल्कि देश के विद्युत ग्रिड की स्थिरता और विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। ये भारत के 2030 तक के 500 गीगावाट के गैर जीवाश्म एनर्जी उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की ओर एक अहम कदम माना जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी के विकास से थर्मल पावर प्लांट को उनकी प्रतिक्रिया में बदलाव करना आसान होगा और वे अधिक सक्षम होकर देश की बढ़ती एनर्जी मांग को पूरा कर सकेंगे। सरकार और इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट मिलकर थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एनर्जी स्टोरेज प्रणाली को भविष्य की एनर्जी संरचना की नींव मानते हैं। ये अगर हो जाता है तो आने वाले समय जो बिजली की प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सकता है और तरीके से काम होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो खर्च है उसमें कटौती हो सकती है। अब हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है जो काफ़ी चौंकाने वाला है। इस बार तो प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, आपको ये पता ही होगा, ऑलरेडी हमने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो 13.25% की होल्डिंग थी प्रमोटर की मार्च में, जो घट के 11.74% के आसपास जून में। और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इसलिए बेची है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट उनको कंप्लीट करने समय पे उसके लिए फंड की आवश्यकता थी। उन्होंने कर्ज लेने से बेहतर समझा कि अपने शेयर बेचे जाए। तो फैसला अच्छा है, लेकिन होल्डिंग काफ़ी नीचे आ गई, थोड़ी चिंता होती है। होल्डिंग बढ़ानी चाहिए प्रमोटर को कैसे भी करके। एफआई और एपीआई की यहाँ पे स्टेक आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। 23.04% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जून में ये घट के 23.02% पर आ गई है। यानी हल्की सी होल्डिंग यहाँ पे एफआई की कम हुई है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पिछले कई महीनों से एफआई लगातार होल्डिंग बढ़ा ही रहे थे यहाँ पे। लेकिन एक अच्छी बात है कि एफआई और एपीआई की संख्या में वृद्धि हो गई है। पहले मात्र 739 एफआई और एपीआई थे, वो जून क्वार्टर में 793 तक पहुंच गए। यानी भले निवेश घटा हो, लेकिन नए एफआई यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, उनको सुजलॉन में पूरा भरोसा है और वो जम के खरीदारी करें। यह एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को ज़बरदस्त बढ़ा दिया है। मार्च क्वार्टर में 4.17% की होल्डिंग थी, जो बढ़ के 5.24% हो चुकी है जून क्वार्टर में। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ चुकी है। पहले 27 म्यूचुअल फंड निवेश करते थे, अब वो 30 हो चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, उनकी होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। देख लो कि 31.77% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के जून क्वार्टर में 33.19% हो गई है। यानी एफआई और म्यूचुअल फंड की संभावना पॉजिटिव बनी है, एफआई की संख्या बढ़ी है और डीआई और म्यूचुअल फंड ने तो खरीदारी भी बढ़ा दी, अपना निवेश बढ़ा दिया है। यही सारा है कि आने वाले समय यहाँ पे सुजलॉन बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे देखो कि प्रमोटर ग्रुप से देखें तो इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 4.44% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 6 है। रमाबेन उका भाई जिनकी 3.25% की होल्डिंग है। गिरीश आर तांती जिनकी 0.73% की होल्डिंग है और विनोद आर तांती जिनकी 0.22% की होल्डिंग है। प्रणव टी तांती एज ए कर्ता ऑफ तुलसी रणछोड़ भाई एचयूएफ 0.13% की होल्डिंग है और जितेंद्र आर तांती की 0.07% की होल्डिंग है। गीता ती तांती की 0.04% की होल्डिंग है। एनी अदर स्पेसिफाई में 7.31% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 2 है। तो तांती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जिनकी 4.64% की होल्डिंग है और समन्वय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जिनकी 2.67% की होल्डिंग है। इसके बाद में यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस जिन्होंने निवेश किया है तो 1% के ऊपर की होल्डिंग है, उन्हीं का नाम यहाँ पे आएगा। तो म्यूचुअल फंड 5.24% की होल्डिंग जिनकी संख्या 30 है, उसमें मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड का नाम आ रहा है। 1.03% का ज़बरदस्त निवेश किया है और इसीलिए यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनका नाम आ रहा है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 21.5% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 656 है। यहाँ पे वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स की बात हो 1.15% की उनकी होल्डिंग है और वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स की 1.04% की होल्डिंग है। और इसके अलावा अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 0.89% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की यहाँ पे 0.89% की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.55% की होल्डिंग है। बैंक की यहाँ पे 1.53% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 11 के आसपास है। इंश्योरेंस कंपनी की 2.42% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 18 है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा निवेश LIC का है, जिन्होंने 1.02% का ज़बरदस्त निवेश किया हुआ है। यानी LIC का भरोसा बना हुआ है, LIC इसमें जम के खरीदारी करे, वो काफ़ी बड़ा निवेश है और ये 1% से ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे नोम सो रहा है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से ऊपर है, उनकी 13.63% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 4064 है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से नीचे है, उनकी 25.03% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे HUF की 1.03% की होल्डिंग है। क्लियरिंग मेंबर की 0.02% की होल्डिंग है। और बॉडीज कॉर्पोरेट में देखें तो 11.97% की होल्डिंग है। कैनन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की 1.76% की होल्डिंग है। आदित्य थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की 1.28% की होल्डिंग है।
एमरिक सिंह एंड सनस्क्रीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की 1.05% की होल्डिंग है। तो आदित्य मीडिया सेल्स की 1.02% की होल्डिंग है। एनआरए की यहाँ पे 1.49% की होल्डिंग है। और बालग्रव इन्वेस्टमेंट ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जिनकी 1.87% होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे वो काफ़ी निवेश जो पहले से बना हुआ है उनका भरोसा लगातार पिछले कई महीनों से इशारा करके आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।